फाइनली एनएसडीएल अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने वाला है। बट ऐसा क्यों, क्या न्यूज़ आया भाई? कल लगभग 7-7:30 मुझे एनएसडीएल का एक मेल रिसीव होता है। वो बेसिकली कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको मिलता है, जिन्होंने प्री आईपीओ से पहले शेयर्स परचेज कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। और जो भी प्री आईपीओ शेयर्स को होल्ड करता है उन शेयर्स को फ्रीज कर दिया गया है 18 जुलाई से। मतलब उनमें कोई ऑफ मार्केट ट्रेड नहीं हो सकता। अब सवाल आता है ये प्री आईपीओ शेयर्स क्या होता है? आप आईपीओ से पहले शेयर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत अट्रैक्टिव लगता है आईपीओ से पहले शेयर्स परचेज करना, बट ये कैसे अवेलेबल होता है? बेसिकली कंपनीज के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम या बोनस के तौर पे मिलता है, और वो अपने स्टेक पब्लिक को सेल कर देते हैं आईपीओ से पहले। और बहुत सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो भी अपना स्टेक सेल कर देते हैं पब्लिक के पास, और वो अनलिस्टेड ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होते हैं। ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आईपीओ से पहले शेयर्स मिल रहे हैं, मेरे को तो अलॉटमेंट कंपलसरी होगा। बट इसमें इतना बड़ा रिस्क है, मतलब जितना चीज़ी लगता है उतना है नहीं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसमें क्या होता है कि अलॉटमेंट के बाद, मतलब लिस्टिंग के बाद, मतलब 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, आप सेल नहीं कर सकते लिस्टिंग के बाद। इसका जो प्राइस होता है बहुत हाई वैल्यूएशन पे होता है, बिकॉज इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? जस्ट डिमांड और सप्लाई के बेस पे पूरा गेम चलता है। ब्रोकर्स ही क्रिएट करते हैं, ब्रोकर ही बाय करते हैं, ब्रोकर ही सेल करते हैं। ऑपरेटर्स पहले हाइप क्रिएट करते हैं, फिर रिटेल को अपनी शेयर्स डंप कर देते हैं। ठीक है, जैसा एनएससी के साथ हो रहा है। और आपको ना स्टॉक्स की डिलीवरी में बहुत इशू आते हैं। आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि आपके शेयर्स डिलीवर हो चुके हैं। जस्ट डिपॉजिटरीज की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। आपको कोई डीमेट में शो नहीं होता कि आपने अनलिस्टेड शेयर्स परचेज कर रखे हैं, जस्ट डिपॉजिटरी की वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब जैसे जो एनएसडीएल का है, जो अनलिस्टेड प्राइस है लगभग चल रहा था 1100-1200 के आसपास, पर जैसे ही वैल्यूएशंस आई ना अनलिस्टेड मार्केट्स में ब्रोकर्स के थ्रू, तो एक्सपेक्टेड प्राइस है लगभग 750 से 800 के बीच में। उसके बाद इसमें लगभग 20 से 30% का डाउनफॉल आया, और हो सकता है इसके साथ भी वही सेम हो जो एचडीबी फाइनेंस के साथ हुआ था। एचडीबी फाइनेंस का प्राइस जो अनलिस्टेड मार्केट प्राइस था लगभग 1400 के आसपास था, लेकिन जो प्राइस बैंड आया वो था 740, लगभग 40% का डाउनफॉल। ठीक है, इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। जो चीज़ें अट्रैक्टिव लगता है उतना ही रिस्की होता है। अब सवाल आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कब फाइल हो सकता है? बेसिकली आईपीओ से 3 दिन पहले कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करती है, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी को फाइल करती है। तो एक्सपेक्टेड है लगभग 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है, जिसमें हर चीज़ मेंशन होगी कि कंपनी के आईपीओ की टाइमलाइन क्या है, क्या प्राइस बैंड रहेगा, क्या रेशो रहेगा, एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब सवाल आता है ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस क्या होता है? जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ का प्रपोजल देती है सेबी को, तो उस टाइम में सब कुछ मेंशन होता है कंपनीज के बारे में, जस्ट 3 चीज़ें मिसिंग होती है। आपको नहीं पता होगा कि प्राइस बैंड क्या है, टाइमलाइन डिसाइड नहीं होता, सेबी की अप्रूवल नहीं होती, सेबी उसको कंसीडर करती है, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करती है, उसके बाद कुछ चेंजेस देती है, चेंजेस करने के बाद फिर अप्रूवल देती है, और फिर आईपीओ के 3 दिन पहले फाइनल प्रोस्पेक्टस यानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि आईपीओ कब तक आ सकता है? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेडलाइन है 31 जुलाई। कंपनी ने फर्स्ट टाइम जुलाई 2023 में अपना ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, और सितंबर 2024 में सेबी ने अप्रूवल दिया था, भाई आप आईपीओ लेकर आ सकते हो। बट एनएसडीएल क्या भाई, मार्केट कंडीशन फेवर में नहीं है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन मिला, बट डेडलाइन के साथ कि आपको 31 जुलाई से पहले आईपीओ लेकर आना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और जिनको नहीं पता, ये आईपीओ बेसिकली एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है, सेबी के ऑनरशिप नॉर्म्स के हिसाब से। सेबी का मानना है कि किसी भी डिपॉजिटरी में 15% से ज़्यादा स्टेक नहीं हो सकता किसी भी एंटिटी का। अगर कोई होल्ड करता है तो उसे अपने स्टेक सेल करने पड़ेंगे, और इस केस में आईडीबीआई 26% होल्ड करता है और एनएससी 24% होल्ड करता है। आईडीबीआई और एनएससी को अपने स्टेक सेल करने पड़ेंगे पब्लिक को, और ये आईपीओ टोटली ऑफर फॉर सेल होने वाला है। नॉर्मली ऑफर फॉर सेल नेगेटिव पॉइंट होता है, बट इस केस में पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज ओनरशिप को बैलेंस किया जा रहा है। पब्लिक का स्टेक बढ़ेगा, और जो जिनकी 15% से होल्डिंग कम है उनका स्टेक कम हो जाएगा।
जिससे डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। अब सवाल आता है इस आईपीओ का जो एक्सपेक्टेड इशू साइज कितना है, लगभग 3400 करोड़ है, अभी फाइनल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस टाइमिंग है 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में, बिकॉज 31 जुलाई इसकी लास्ट डे है, डेडलाइन है, कंप्लायंस जरूरी है। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड है लगभग 750 से 800 के बीच में। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है, आपको जस्ट इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट छोड़िए और हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस वीडियो पे बनाई जाएगी, ठीक है। और इस चैनल पे हम आईपीओ से रिलेटेड ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हर एक चीज़ अपडेट करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, कुछ रूल्स चेंज आए, ठीक है। आप इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आता है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।